चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं AS7 आप लोगों के साथ। बेटा सभी का ध्यान स्क्रीन पे। बेटा AS7 के अंदर सबसे पहले क्लास नोट्स, देन क्विकली आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन, देन फॉलोड बाय योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दो चार पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा, बस उतना ही रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। अगर याद करिए, दिस इज द वे मैं आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करवाता हूँ। मान लेते हैं कि सर मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये स्टैंडर्ड लगता किसके ऊपर था, याद करो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता था। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, आप कोई, अब कोई एग्रीमेंट हुआ है कोई 300 करोड़ रुपए का, कि एस्टिमेटेड है कि भाई कंस्ट्रक्शन को करने में बड़ा टाइम लगता है। अब एक एग्रीमेंट हुआ कि चलो यार हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या इतना टाइम काम को करने में लगेगा, कि जी टोटल जो है एस्टिमेट कितना रहेगा, 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा भी हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करके चलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल लगाते हुए हर साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। राइट। तो अब पहले साल के एंड में मान लेते हैं कि 120 करोड़ की कॉस्ट इनकर हो गई। अब हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि अब आगे 90 करोड़ रुपए का और अभी खर्चा होना है। तो सर क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू विच आई शुड रिकॉग्नाइज इन माय बुक्स। अगर मेरे में अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो टोटल होना है वो 300 करोड़ का होना है। सर 300 करोड़ का रेवेन्यू ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है। लेकिन पहले साल में जो मैंने अब तक कॉस्ट इनकर करी है वो 120 की ही करी है। और मेरे को अंदाजा है कि भाई 90 करोड़ रुपए का खर्चा और आगे होगा। तो व्हाट वी बेसिकली डू इज, हम 120 के अंदर 90 को ऐड करा, मैंने बोला 210 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा। सर अब 120 को 120 210 से डिवाइड आप करके चलो। 120 से 90 210, 120 को 210 से डिवाइड करो। आप कह रहे हो 57.14%। तो बेटा मुझे पहले साल कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, 57.14% ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, विच इज 300 करोड़, यानी 171.42। और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 120 है पहले साल की, तो पहले साल का मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 51.42 करोड़। सर दूसरे साल अब क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2 हमने कहा कि यार रेवेन्यू जो है ना वो 300 नहीं 330 करोड़ हो जाएगा। कुछ भी रीजन हो सकता है, बट रेवेन्यू बढ़ के अब कितना है, 330 करोड़ है। दूसरे साल में हमने 80 करोड़ रुपए का खर्चा करा। ठीक है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि फर्दर 45 करोड़ की कॉस्ट इनकर होगी। तो अगर तुम सोच के देखो तो 120 करोड़ का खर्चा तो पहले ही हो चुका था, 80 करोड़ का खर्चा और हो गया, तो 200 करोड़ का खर्चा टोटल अब तक हो गया। 45 करोड़ का खर्चा हम बोल रहे हैं अभी और आगे होगा। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 245 करोड़ एक्सपेक्टेड। अभी तक मैंने कितना खर्चा करा, 200 करोड़। पुनः टोटल कितना है, 245 करोड़। मैंने परसेंटेज में निकाला, मैंने बोला 81.63% बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर दूसरे साल के एंड तक 81.63% ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और जितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो मेरा प्रॉफिट है। सर अब दूसरे साल के एंड तक अगर 330 करोड़ का अब मैं 81.63% निकाल लूं, यानी मैं कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर मेरा रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए वो 269.38 करोड़ हो जाना चाहिए। पहले साल मैंने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है, 171.42 करोड़। तो सर जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, यानी 97.96 करोड़, ये वो रेवेन्यू है जो मैं इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा। सर अब इस साल मैंने कितनी कॉस्ट इनकर करी, 80। तो 80 माइनस करो, बाकी आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब ईयर 3 की हम बात करके चले, यानी जिस साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया से, फाइनल रेवेन्यू हुआ 320 करोड़, और इस साल 40 करोड़ का खर्चा करा। तो देखा जाए तो सर 3 सालों में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 320। कितना है जो मैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, 269.38। तो कितना पेंडिंग है रिकॉग्नाइज करना, 50.62। और इस साल मैंने कितना खर्चा करा, 40। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 10.62 का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10.62 करोड़ मेरा इस साल का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर ये करना है मेजरली स्टैंडर्ड के अंदर। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस मेथड के ऊपर बनते हैं। ये आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आप कह लीजिए है, कि जिसके बेस के ऊपर हम अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करके चलते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। सर पहला ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है सर। कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड ना आपको ये बताता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है और कॉस्ट है आप डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में बांट के चलेंगे। सर स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, या तो एक सिंगल एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर एक ग्रुप ऑफ एसेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि क्लोजली इंटर रिलेटेड है या इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, फंक्शन में, या अल्टीमेट पर्पस या यूज के लिए। सर अगर एक सिंगल एसेट है तो डैम, बिल्डिंग, ठीक है, ब्रिज, ये सब हो जाएगा।
ये सिंगल एसेट के एग्जांपल हो गए। सर ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कि क्लोजली इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी से कोई रिफाइनरी हो गया, ठीक है, कि अल्टीमेट पर्पस या रिफाइनरी का क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्शन से, ठीक है, तो वो डिजाइन में या टेक्नोलॉजी में या फंक्शन में उसका क्या है, इंटर रिलेशन है या इंटरडिपेंडेंसी है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर आप क्या इंक्लूड करके चलते हो, सर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी आर्किटेक्ट की सर्विस ली, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और कंस्ट्रक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट के लिए या रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए आफ्टर डेमोलिशन ऑफ एसेट्स, जैसे लैंड लेवलिंग हो गया, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं आता। कह रहे हैं अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपने डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एसेट की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जैसे किसी आर्किटेक्ट की सर्विस हो गई, सर वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाएगी। सर आपने क्या करा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन के लिए, कोई एसेट था, पहले आप उसको तोड़ रहे हो, फिर उसको दोबारा बना के चल रहे हो, तो वो भी बेटा यहाँ पर कवर हो जाता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। या फिर आपने क्या करा, एनवायरमेंटल रीजंस के चलते क्या करा कि किसी चीज को तोड़ दिया और फिर आप बस उसको रिस्टोर करके चल रहे हो एनवायरमेंटल पर्पज से, एसेट पहले पूरा डेमोलिश कर दिया, फिर आपने लैंड लेवलिंग करी, एनवायरमेंटल सेट करा, तो उसके लिए भी वो उसको भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर कर दिया। आपको ट्विन टावर याद आनी चाहिए, गुड़गांव में हुआ था ट्विन टावर, दो ट्विन टावर गिराए गए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर दोबारा थोड़ा कुछ बनाया गया। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं फिक्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सर फिक्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर सर प्राइस जो होता है वो इनिशियली फिक्स कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर एग्री करता है कि भाई मैं ये फिक्स प्राइस देने के लिए रेडी हूं, या फिक्स रेट जो होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट देने के लिए रेडी है। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला भाई एक बिल्डिंग बनानी है, जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो 1.5 करोड़ मिल जाएंगे जी, ठीक है, 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। या फिर हमने कहा एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, हर एक फ्लैट के पीछे कितना, 70 लाख रुपए, तो यहाँ पर एक फिक्स प्राइस डिसाइड हो गया कि ये बिल्डिंग बनाने के 1.5 करोड़ रुपए या एक फ्लैट बनाने के 70 लाख रुपए, ठीक है। सर अब दूसरा आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस ना हम फिक्स नहीं करते, लेकिन एक फिक्स अमाउंट या फीस या फिर एक फिक्स परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर एग्री करी जाती है। जैसे हमने ये बोला कि भाई जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर 5% अमाउंट और दिया जाएगा, या हमने ये बोला कि भाई जो भी कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर 5 लाख रुपए अलग से दे देंगे, ठीक है। अब अगला आता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉस्ट को आप रिकॉग्नाइज कब करके चलते हो। कह रहे हैं देखो जो रिकॉग्निशन होता है रेवेन्यू और कॉस्ट का, वो डिपेंड करता है रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन के ऊपर, कि जो आप एस्टिमेट करके चल रहे हो ऑफ आउटकम उसकी रिलायबिलिटी कितनी है सर। अब हम कब कह के चलते हैं कि आउटकम को आप रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो मेजर्ड होना चाहिए रिलायबली, शुड बी मेजर्ड रिलायबली। कह रहे हैं प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है कॉन्ट्रैक्ट से फ्लो करेंगे टू एंटरप्राइज, जो कॉस्ट लगेगी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए और जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है कहेंगे उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो रिलायबली। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और प्रायर एस्टिमेट से आप कंपेयर करके चल सकते हो। दोबारा से एक बार, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कब कह रहा हूं कि आप कब रिकॉग्निशन करके कर सकते हो, जब आउटकम जो है उसको रिलायबली एस्टिमेट करा जा सकता है। और आउटकम कब रिलायबली एस्टिमेट करा जा सकता है, सर चार कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसको रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एंटरप्राइज, कॉस्ट जो लगेगी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो रिलायबली मेजर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है और कंपेयर करी जा सकती है। सर दूसरा केस क्या आता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सर कह रहे हैं जितनी भी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर कॉस्ट प्लस वाला है। एक, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो होंगे टू द एंटरप्राइज। और क्योंकि ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पर हम कहेंगे कि जो कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो रिम्बर्सेबल है या नहीं है, आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करके चल सकते हो और रिलायबली मेजर करके चल सकते हो। सर अब रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज आप करके चलते हो पीएनएल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेस के ऊपर, कि भाई कितना काम हो चुका, कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। बेटा इसी को हम क्या बोलते के चलते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड सर कॉस्ट के बेस के ऊपर हो सकता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है, कितनी कॉस्ट इनकर हुई टिल डेट, क्यूमुलेटिव कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। याद करो ईयर वन के अंदर हमने बोला था 120 करोड़, हमने कहा अभी 90 करोड़ का खर्चा और होगा, तो ईयर वन के लिए मैंने बोला 120 डिवाइड बाय 210। लेकिन ईयर टू में क्या हुआ था, मैंने बोला कि अभी तक खर्चा हुआ 200 करोड़ का, 120 का पहले साल, 80 करोड़ का दूसरे साल, 200 करोड़। मैंने कहा अभी 40 करोड़ का और खर्चा होगा, तो 200 डिवाइड 240 इंटू 100,
दूसरा मेथड होता है सर्वे मेथड, कि एक सर्वे करके हम एक देख लेंगे, करवा लेते हैं, सर्वे करवा लेते हैं और वहां से हमें पता लग जाता है कितना काम कंप्लीट हो गया, एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अगला क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ फिजिकल पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। जैसे मान लेते हैं हाईवे है, अब हाईवे जो है मान लेते हैं कितने किलोमीटर का है, से 1200 किलोमीटर का एक हाईवे बन रहा है, लेट जस्ट से 1200 किलोमीटर का एक हाईवे बन रहा है। तो अगर बेटा मान लो 300 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो दिख रहा है ना भाई 300 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, तो उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करके चल सकते हो। क्लियर हुआ? कह रहे हैं अब जो कॉस्ट इनकर हुई है फ्यूचर एक्टिविटी के लिए, उसको आप एसेट की तरह दिखा के चलते हो। इफ इट इज प्रोबेबल कि अमाउंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करके चलेगी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस की तरह। कह रहे हैं कॉस्ट जो आपने फ्यूचर एक्टिविटी के लिए इनकर करी उसको एसेट की तरह दिखाना है। ठीक है, अगर प्रोबेबल है कि अमाउंट रिकवर हो जाएगा, तो वो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है बेटा। ठीक है। अच्छा, अगर हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ओवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट रहेगी दैट विल एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो सर उस केस के अंदर आपको जो लॉस होता है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चल लेना चाहिए, आपको इमीडिएटली प्रोविजन बना लेनी चाहिए। ठीक है, इरिस्पेक्टिव की काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, कितना काम कंप्लीट हुआ है कितना नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जहां पर भी आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड कर रहा है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो जो भी एक्सपेक्टेड एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट ओवर रेवेन्यू है आपको उसको इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। कहते हैं जहां पर भी अनसर्टेनिटी है कलेक्शन को लेकर, अगर वो ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है रेवेन्यू में, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो जो अनकलेक्टेबल अमाउंट है या जो अमाउंट है जिसके रिगार्ड में आपको क्या है रिकवरी होना मुश्किल लग रहा है, तो उसको आप एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को नहीं छेड़ेंगे। सर नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर ये स्टैंडर्ड जो होता है वो अप्लाई करता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेपरेटली। तो जरूरी है कि आप इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करके चलोगे सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स के ऊपर, एक कॉन्ट्रैक्ट के जो भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स है आप उसके ऊपर उसको लगाकर चलोगे। ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक साथ लगा के चलोगे। सर यही कंसेप्ट है सेगमेंटिंग का और कंबाइनिंग का। सेगमेंटिंग में क्या होता है कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मान लो नंबर ऑफ एसेट्स कवर हो रहे हैं, तो कह रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है हर एक एसेट की उसको आप सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करके चलोगे। जब सेपरेट प्रपोजल सबमिट करेंगे हैं हर एक एसेट के लिए, हर एक एसेट में सेपरेट नेगोशिएशन पॉसिबल है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और कस्टमर है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके चल सकता है पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉस्ट और रेवेन्यू जो है हर एक एसेट का आइडेंटिफाई करा जा सकता है। सर याद करो मैं यहाँ पर हमेशा क्लास के अंदर एग्जांपल जो देके चलता हूँ वो गोवा का देके चलता हूँ। तुम बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी एमएनसी के अंदर बेटा तुम लोग काम करके चल रहे हो, जॉब जॉब करके चल रहे हो। ठीक है, तुमने कहा कि अब मुझे क्या करना है, अब तो मुझे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके चलना है। तो तुमने गोवा के अंदर या हिमाचल में क्या करा, फार्म हाउस बनाने का सोचा। ठीक है, जिनको गोवा पसंद है उनके लिए गोवा, जिनको हिमाचल पसंद है बेटा उनके लिए हिमाचल, जो जगह तुमको अच्छी लगती है। मैं पर्सनली हिमाचल जाना चाहूंगा। तो मैंने हिमाचल के अंदर क्या करा, चार जगहों पे एक जमीन ली, और मैंने कहा यहाँ पर मैं चार अलग अलग क्या बना के चलूंगा, गेस्ट हाउसेस बना के चलूंगा। ठीक है, वो आजकल चलता है ना कि स्टे हाउसेस बन जाते हैं, आप घूमने जाते हो तो आप होटल में रहने की जरूरत नहीं है, आप किसी के घर पे जाके रह सकते हो, है ना। तो मैंने सोचा मैं ना चार घर बना के चलूंगा हिमाचल में। ठीक है, तो अब हर एक एसेट के लिए और हर एक घर को अलग तरीके से बनाऊंगा। तो अब हर एक घर के लिए सेपरेट प्रपोजल पॉसिबल है, बिल्कुल सर। क्या हर एक घर की मैं नेगोशिएशन अलग से कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि अच्छा जो पहला घर है उसका ऊपर टोटल अमाउंट इतना, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना। सर अब ऐसा हो सकता है ना कि जो तीसरा वाला घर है उसके अंदर मुझे लगता है कि यार ये ना 8 करोड़, ये 8 करोड़ में काम हो जाना चाहिए, लेकिन सामने वाला बंदा क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर कि नहीं 10 करोड़। तो मैंने कहा नहीं यार मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये मैं किसी और से करा लूंगा, फिर ये तीसरा घर आपसे नहीं कराना। तो वो मेरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी होना चाहिए। कॉस्ट और रेवेन्यू जो है आप हर एक एसेट की आइडेंटिफाई करके चल सकते हो। कंबाइनिंग के अंदर क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो एक सिंगल कस्टमर के साथ है या बहुत सारे कस्टमर के साथ है, लेकिन आप इसको एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करके चलते हो। मतलब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक सिंगल पैकेज की तरह है सर। ठीक है, कि आप इसको नेगोशिएशन जो करके चल रहे हो वो एक सिंगल पैकेज की तरह आप इसको नेगोशिएशन करके चल रहे हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इतना क्लोजली इंटररिलेटेड है कि वो एक सिंगल प्रोजेक्ट ही है समझो। ठीक है, जिसके अंदर ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है।
और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्करेंटली परफॉर्म हो रहा है या एक सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीधा सा हिसाब है, हम बोलते हैं कि कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स अमाउंट है या मार्जिन है, जैसे मार्जिन है। सो जो भी मेरी अप्रूव कॉस्ट होगी उसके ऊपर मार्जिन हम ऐड कर देंगे। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा, सर उसमें से सबसे पहले माइनस करो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इंकर हुई है और अप्रूव भी हुई। फिर आप माइनस करके चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कि इनकर हुई है लेकिन अप्रूव नहीं हुई। सर ऐसा हो सकता है ना कि बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर मेरी कुछ कॉस्ट इनकर हुई है लेकिन आप नहीं मान रहे, आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे। सर मैं तो अपना प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मेरी जेब से तो खर्चा हुआ है ना, मेरे को तो कॉस्ट पड़ी है ना, आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे, रेवेन्यू के अंदर आपने इंक्लूड नहीं करा, लेकिन साहब मेरी जेब से तो भाई खर्चा हुआ ना भाई, तो मैं तो अपना प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस करूंगा उसको। देन देयर कुड बी सर्टेन कॉस्ट जो आगे इनकर होगी और मुझे पता है यार ये कॉस्ट में अप्रूव होने नहीं वाली, तो वो भी क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अच्छा, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, सर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आप इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेके चलेंगे। सर इनिशियली कुछ तो हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा, बात हुई होगी, अच्छा इतना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि काम करते करते कुछ वेरिएशन आ जाए, तो सर वेरिएशन की एडजस्टमेंट, तो वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क उसका इम्पैक्ट लेके चलोगे। हर किसी के ऊपर नोट लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। सर एस्केलेशन का इम्पैक्ट, सर एसेट की जो भी हमारा बात हुई थी, अब मान लो मटेरियल का प्राइस ही बढ़ गया, ठीक है, या लेबर के रेट ही बढ़ गए, वो इंक्रीज एंड डिक्रीज एस्केलेशन के चलते हैं। सर फिर हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव हो, इंसेंटिव रिसिप्ट हो, या कोई क्लेम है जो क्लेम अमाउंट है जो रेज हुआ है ऑन कस्टमर, कस्टमर के ऊपर कुछ क्लेम अमाउंट हमने रेज करा, या फिर कोई पेनल्टी है जो डिले की वजह से लगी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो माइनस होनी चाहिए। आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। सर पेनल्टी ड्यू टू डिले इन कॉस्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर, सर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला कि भाई देखो अगर तुम जल्दी काम कंप्लीट कर दोगे ना, कि इस दिन तक अगर काम कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुमको एडिशनल अमाउंट देके चलूंगा, तो मैं उसको एक इंसेंटिव देके चल रहा हूँ कि भाई तू ढंग से काम कर, जल्दी काम कर, तो देखो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे दूंगा। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मैंने कहा भाई अगर तूने इससे ज्यादा डिले करा ना तो मैं फिर पेनल्टी भी काटूंगा। तो अगर हम इंसेंटिव ऐड करते हैं तो पेनल्टी अगर उससे हम कोई रिकवर करके चलेंगे, यानी उतना अमाउंट उसको कम देना है वो माइनस होना चाहिए। सर वेरिएशन में क्या आता है, सर वेरिएशन होती है कि जब स्कोप ऑफ वर्क के अंदर चेंज हो जाता है, काम बढ़ गया या कम हो गया। सर पहले जब मैं बनवा रहा था तो मैंने कहा था कि यार 2 कमरे बनाने हैं, अब मैंने ना स्कोप ही चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं यार अब 2 की जगह ना 3 कमरे बनाने हैं। तो अगर 3 कमरे बनाने पड़े तो सर मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, ईंटें भी ज्यादा लगेंगी, ठीक है, लेबर भी ज्यादा लगेगी, डिजाइन भी मैंने चेंज कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि वेरिएशन आ गई कुछ ना कुछ। अब वेरिएशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में भी चेंज होगा। तो आप कब वेरिएशन को रिकॉग्नाइज करके चलते हो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड करके चलते हो, जब पता है कि प्रोबेबल है कि कस्टमर जो है इसको अप्रूव कर देगा, और जो भी अमाउंट और रेवेन्यू है उसको हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली। सर इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव ये एडिशनल अमाउंट होता है जो हम कॉन्ट्रैक्टर को देके चलते हैं अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेट हो रहे हैं। इंसेंटिव आप रेवेन्यू में तभी इंक्लूड करके चलते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस है कि स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट होगा, और दूसरा क्या है कि अमाउंट ऑफ इंसेंटिव को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। फेवरेट है वन ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर का, इंसेंटिव पूछ लेता होता है। सर अगला क्या आता है, क्लेम्स। कह रहे क्लेम्स क्या है, अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर सीक करता है कि वो कस्टमर से कलेक्ट करके चलेगा, ठीक है, या अनदर पार्टी से कलेक्ट करके चलेगा एज अ रिम्बर्समेंट फॉर कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, सर कॉमन वॉल आ जाती है। अब कॉमन वॉल के लिए ना आपको पेमेंट करनी पड़ती है सर। मान लो पहले से एक घर बना हुआ है, मैं उसके साथ एक घर बनवा रहा हूँ, तो सर होगा क्या कि जो पड़ोसी होगा, सर वो कहेगा कि यार हमने पहले से घर बनाया हुआ है तो ये वॉल आपकी कॉमन आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, इसके बदले में पैसे चाहिए। ठीक है, तो हमें उसको पैसा भाई देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि क्लेम के केस में क्या हो गया। या दूसरा देखो क्या हो सकता है, चलो समझेंगे। क्लेम हो सकता है डिले की वजह से भी हो सकता है, कस्टमर के पार्ट पे कोई डिले हो गया, एरर था, कोई डिजाइन के अंदर ही कोई गलती थी, या कोई डिस्प्यूटेड वेरिएशन थी। तो कहने इसको आप रेवेन्यू में तभी इंक्लूड करके चलोगे, एक तो नेगोशिएशन रीच हो चुकी हुई है उस स्टेज के ऊपर कि प्रोबेबल है कस्टमर जो है वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा, और दूसरा क्या है कि अमाउंट प्रोबेबल है
कि जो भी एक्सेप्टेड बाय कस्टमर है उसको रिलायबली मेजर करा जा सकता है। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है? सर जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करके चल रहे हो उसके ऊपर ऐसा हो सकता है कोई डायरेक्ट कॉस्ट है जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे मटेरियल हो गया, साइट लेबर की कॉस्ट हो गई, साइट सुपरविजन की कॉस्ट होगी। आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज करी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, या कोई प्लांट एंड मशीनरी आपके पास नहीं थी, आपने उसको हायर करा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हो जाएगा। डिजाइन की कॉस्ट होगी, कोई टेक्निकल असिस्टेंस हो गया जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। कोई थर्ड पार्टी का क्लेम है, आइडली जो थर्ड पार्टी वाला क्लेम है वो यहाँ आना चाहिए, जो कॉमन वाला एग्जांपल दिया वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है। आपने क्या करा, मूविंग प्लांट और इक्विपमेंट की या कोई भी आपका मटेरियल को मूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की साइट से और कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे उसकी जो कॉस्ट हो गई वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, सर वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। देन देयर कुड बी सर्टेन कॉस्ट जो आप कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट कर सकते हो इन जनरल। ठीक है। जो इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज रिलेटेड है, एंड यू कैन एलोकेट टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। देन देयर कुड बी सर्टेन कॉस्ट जो स्पेसिफिकली कस्टमर से चार्जेबल है अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले आ जाते हैं कॉस्ट जो इन जनरल होती है और एलोकेट करी जा सकती है। ये वो कॉस्ट होती है जो आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इनकर करी है जो आपके पास इन हैंड है, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं। ठीक है। ऐसी कॉस्ट आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एलोकेट कर देते हो एक सिस्टमेटिक या कॉमन बेस के ऊपर, कंसिस्टेंटली रैशनल बेसिस के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि सर देखो जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर चल रही है बेटा रिस्की है, तो आप ना इंश्योरेंस ले लेते हो। अब आपने जो इंश्योरेंस लिया वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लिया हुआ, ठीक है, तो अब आप उसको एलोकेट कर दोगे। सर मान लेते हैं कि कोई डिजाइन की कॉस्ट है या कोई टेक्निकल असिस्टेंस है जो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करें उसको एलोकेट करा जा सकता है। या एक सुपरवाइजर है जो एक टाइम पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज करके चल रहा है, तो उसकी जो सैलरी है हम उसको बाइफरकेट करके चल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज। कोई बोरविंग कॉस्ट है, ठीक है, AS16 की कंप्लाइंस वहां आ जाएगी। सर अगला आता है कोई ऐसी कॉस्ट जो आपने स्पेसिफिकली चार्ज करी है कस्टमर से अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कह रहे हैं जनरली ये कॉस्ट हम चार्ज नहीं करते कस्टमर से, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है एग्रीमेंट में है तब चार्ज कर लेंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट हो गई, रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई। सर उसके अलावा क्या आता है, कह रहे हैं कोई भी इंसिडेंटल इनकम जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से रिड्यूस होनी चाहिए। मान लेते हैं आपके पास कोई सरप्लस मटेरियल था, आपने उस सरप्लस मटेरियल को जो है वो बेचा, आपने उस सरप्लस मटेरियल को बेचा, तो वो जो उसे इनकम आ रही है सर उस इनकम को आपको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी कॉस्ट की रिकवरी है। या आपने क्या करा एट द एंड, क्या करा, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। सर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपने प्लांट और इक्विपमेंट डिस्पोज करा है उसको बेच के जो आया उससे भी आपकी क्या है कॉस्ट कम होगी, रिड्यूस कर देगी। देन बेटा देयर कुड बी सर्टेन कॉस्ट जो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से हटाया जाता है। जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, सेलिंग कॉस्ट हो गई, कोई डेप्रिसिएशन होगी आइडल प्लांट और इक्विपमेंट के ऊपर जो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगा। अच्छा जो जनरल एडमिन कॉस्ट है और रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट है वो तभी यहां पर आप कवर करके चलोगे अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। अच्छा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं सर? सर कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सर प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी है, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करिए जो क्यूमुलेटिव वाला है, माइनस कर दीजिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने अर्लियर ईयर में रिकॉग्नाइज किया था। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा जो आपने करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना है। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकर करी है आप वो लीजिए, माइनस कर दीजिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। सर अगली चीज जो सिखानी है वो है प्रोविजन फॉर द फोर्सिएबल लॉस। बेटा कई बार हमें दिख रहा होता है अपेरेंटली कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो सर ऐसे केस के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर करी है प्लस जो फर्दर होने वाली है आप वो लेकर चलेंगे, माइनस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो जो भी आ रहा है दैट इज योर टोटल प्रोविजन फॉर द फोर्सिएबल लॉस। ऐसा हो सकता है तुमने कुछ लॉस पहले से ही रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो जो लॉस पहले से ही रिकॉग्नाइज करा उसको माइनस कर दो और बाकी अमाउंट के लिए आप क्या कर दोगे, प्रोविजन क्रिएट कर दोगे करंट ईयर के अंदर। कई बार क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट इनकट नहीं दे रखी होती, तो सर आपका इससे क्या लेकर चलता है कॉस्ट इनकट के लिए, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। अच्छा सर अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या आते हैं सर? कह रहे हैं एक एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है जो उसने रिकॉग्नाइज करा उस पीरियड में, क्या मेथड उसने यूज करा है उस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को डिटरमिन करने के लिए, मेथड क्या उसने यूज करा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए। कह रहे हैं एक एंटरप्राइज डिस्क्लोज करके चलेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है,
रिपोर्टिंग डेट पे उसके लिए कि कितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट है जो इनकर कर दिया है, कितना रिकॉग्नाइज प्रॉफिट है, लेस रिकॉग्नाइज लॉसेस अप टू रिपोर्टिंग डेट, कितना अमाउंट ऑफ एडवांस है जो मिल गया, अमाउंट ऑफ रिटेंशन कितना है। रिटेंशन क्या होता है, ये प्रोग्रेस बिलिंग्स होती है जो पे नहीं हुई है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब आपने तो बिलिंग कर दी लेकिन इसकी अभी तक ना पेमेंट नहीं आई है। क्यों पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसके चलते इसकी पेमेंट तभी आएगी जब कुछ कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, या फिर मान लो जब तक डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं हो जाते। तो ये रिटेंशन होता है, तो जितना रिटेंशन है वो आपको बताना पड़ेगा। प्रोग्रेस बिलिंग होती है जो काम आपने कर दिया उसके लिए जो आपने बिलिंग कर दी, जो अमाउंट आपने बिल कर दी फॉर द वर्क परफॉर्म। अब चाहे कस्टमर ने पेमेंट करी या नहीं करी। एडवांसेस क्या हो गए, सर ये वो हो गया जो अमाउंट रिसीव कर लिया है कस्टमर से, ठीक है, बिफोर द रिलेटेड वर्क इज परफॉर्म। अभी काम परफॉर्म नहीं करा लेकिन अमाउंट जो है वो पहले ही आ गई। कहने एक एंटरप्राइज को प्रेजेंट करना चाहिए कि कितना ग्रॉस अमाउंट है जो भी कस्टमर से ड्यू है उसको एसेट की तरह, जो ग्रॉस ड्यू 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 टू कस्टमर है उसको लाइबिलिटी की तरह, ठीक है। सर कॉस्ट इनकर्ड, ऐड करो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स, लेस करिए रिकॉग्नाइज लॉसेस, ठीक है, लेस करेंगे प्रोग्रेस बिलिंग्स अगर कोई है, आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है तो कस्टमर से अमाउंट लेना है, अगर ये अमाउंट नेगेटिव है तो कस्टमर को अमाउंट इतना देना है, ठीक है। सर आपका AS7 जो है कंसेप्ट तो बेटा देखो यहीं पर सारे जो है वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है? चलिए सर अब आईसीए के क्वेश्चन की तरफ आए तो चलो, क्योंकि सर एंटिटी एक्स वाई है उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है एबी के साथ कि भाई दो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करके चलनी है सेम प्रीमाइसेस में। कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है दोनों बिल्डिंग की साइमल्टेनियसली बिगिन होगी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क और अदर रिलेटेड वर्क भी पैरेलली चलेंगे कॉस्ट सेविंग करने के लिए। इससे एबी जो है वो टाइटली कंप्लीशन कर पाएगा और एक कंसोलिडेटेड प्राइस के लिए नेगोशिएशन हुई है। अच्छा ये बताओ क्या ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है या क्या हो गया, ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इंटर रिलेटेड है इंटरडिपेंडेंट है, तो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो सर एच जो है सोल प्रोप्राइटर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि डिसमेंटल करना है ऑफिस प्रीमाइसेस और उसको स्क्रैच से बनाना है, क्या ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएगा सर। सर अगला देखो, सर XYZ कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडरटेक करके चल रही है कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। सेपरेट प्रपोजल है हर एक यूनिट के लिए जो कंस्ट्रक्ट होने हैं और हर एक यूनिट में सेपरेट नेगोशिएशन है, आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं कॉस्ट रेवेन्यू। कह रहे हैं क्या इसको आप एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के चलोगे, तो यस सर इसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। वाई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एसेट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है, जहां पर भी नंबर ऑफ एसेट्स कवर होते हैं तो कंस्ट्रक्शन हर एक एसेट की सेपरेट कंस्ट्रक्शन मान के चलते हो। जब सेपरेट प्रपोजल है हर एक एसेट जो है उसके ऊपर सेपरेट नेगोशिएशन हो सकती है। कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के पास राइट है रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एसेट से आइडेंटिफाई करी जा सकती है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो इस वजह से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। सर अगला देखो, सर एबी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है 1 जनवरी 2021 को विद XY की एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाए। एबी को कंप्लीट करनी है कंस्ट्रक्शन 3 इयर्स के अंदर बाय 31 दिसंबर 2023। कहने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक फिक्स प्राइस हो गया 5 का। कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट में एस्केलेशन है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, कि अगर 20% तक मटेरियल बढ़ता है तो उतना तो हम कवर कर देंगे। और लेबर कॉस्ट में कितना है 30% इंक्रीज इन द मिनिमम वेजेस अप टू। कहने अगर एबी जो है वो 2 साल 10 महीने से कम में काम कंप्लीट कर देते तो 50 लाख का इंसेंटिव भी देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन 3 साल के बियॉन्ड गई, 2 महीने 3 साल 2 महीने के बियॉन्ड गई तब पेनल्टी भी लगेगी। कहने स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एबी के पास रीजन है कि कंस्ट्रक्शन 2 साल 8 महीने में खत्म हो जाएगी। एज्यूम करो कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में 2 साल 9 महीने में खत्म हुई यानी टाइमली खत्म हो गया। सर लेबर कॉस्ट जो है वो ओरिजिनली एस्टिमेट करा था 1.20 CR, ठीक है, लेकिन कॉस्ट जो है वो 25% से इंक्रीज हुई। सर लेबर के केस में 30% तक तो हम मान ही रहे थे, तो जितना भी लेबर इंक्रीज हुआ है वो अलाउड हो जाएगा ना। तो क्या ये 0.30 जो है क्या ऐड कर देना चाहिए, यानी 1.20 का 25%, तो 0.30 तो ऐड हो जाना चाहिए, यानी वो रेवेन्यू का पार्ट बन जाना चाहिए। सर मटेरियल कॉस्ट जो है वो 40% से बढ़ी है शॉर्ट सप्लाई के चलते, और टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 80 लाख रुपए का। सर हमने 20% तक के लिए एग्री करा हुआ था, तो अगर 80 लाख बढ़ा है 40% के पीछे तो 20% के पीछे कितना बढ़ा, 40 लाख रुपए, ठीक है।
तो 40 लाख रुपए से जो है वो बिल्डिंग का यानी 0.40 करोड़ ऐड करा जा सकता है फॉर रेवेन्यू। उसके अलावा एस्केलेशन, उसके अलावा इंसेंटिव ऐड हो जाएगा क्योंकि काम टाइमली कंप्लीट हो रहा है। तो उसने आपको पूछा था कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना है इन द अबव केस, तो वो तो हमने बता दिया। क्या होगा सर? 5 एस्केल वो इंसेंटिव का 50 लाख, 40 लाख रुपए मटेरियल का, लेबर का, और 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए मटेरियल का और 30 लाख रुपए लेबर का। ठीक है, तो टोटल आ गया 6.20। कह रहे हैं एज्यूम करो कि एक्स वाई ने रिक्वेस्ट करा कि स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा दो और एक एडिशनल फ्लोर बनाना है। अब उसके लिए इंक्रीज कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट फीस? 1 करोड़ से, तो 1 करोड़ बेटा ऐड हो जाएगा। और 20 लाख रुपए लोकल तौर से परमिशन का लगा, तो सर ये 20 लैक्स भी जो है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये क्लेम रिकवरेबल है। आपने परमिशन ली तो आप रिकवर करोगे ना भाई, तो ये भी रेवेन्यू के अंदर ऐड होगा। तो पहले केस में 6.20 करोड़, दूसरे केस में 7.40 करोड़, खत्म हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए। एक्स लिमिटेड ने कमेंस करी है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2021 को। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 2 लाख रुपए का था। कंपनी ने 81,000 का खर्चा करा 21-22 में, 45% काम कंप्लीट हो गया। सर 2 लाख रुपए का अगर मैं 45% करता हूं तो भी आता है 90,000 रुपीज। ठीक है, कंपनी ने खर्चा कितने का करा है? 81,000 का करा है। तो मुझे खुद बताओ प्रॉफिट कितना होना चाहिए फिर? 9,000 का। ये लीजिए सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का 45%, इतना रिकॉग्नाइज करूंगा पहले साल 31 मार्च 2023 में। हमने कॉस्ट इनकर करी है 81 की, बाकी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कहने 79,000 प्रोग्रेस पेमेंट जो है वो मिली हुई है कस्टमर से, और जो कॉस्ट इनकर करी अगले साल 22-23 वो 89 की करी है टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। आपको एक्सट्रैक्ट बनाने थे P&L अकाउंट के और कस्टमर अकाउंट के फॉर द रिलेटिव ईयर। तो सेकंड ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलोगे सर? सेकंड ईयर में काम कंप्लीट हो गया, 2 लाख रुपए का 55%, जो बाकी पेंडिंग काम था। 1,10,000 पे तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। क्यों? 90,000 तो पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हो, या मैं ऐसा बोलूं 2 लाख रुपए का 100%, 2,90,000 पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिए तो 1,10। और कॉस्ट कितनी है इस साल की सर? 89। 1,10 और 89 का डिफरेंस कितना हो गया? 21,000। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। अगला उसने कस्टमर अकाउंट कहा था सर, कस्टमर अकाउंट देख लो सर। पहले साल कस्टमर से मैं कहूंगा 90,000 रुपए लेने हैं, लेकिन मेरे को मिले कितने हुए हैं? 79। तो बैंक टू कस्टमर 79, बाकी बैलेंस बच गया। तो ये बैलेंस ऊपर जाएगा, ब्रॉड डाउन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस साल का कितना है? 1,10। अब मान के जब हमें पैसा मिल गया तो 121 रिसीव कर लेंगे। अगले आ जाओ सर। पी के और एसोसिएट है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी डिटेल दे दी। कहने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 40 लाख है। कहने अब तक कॉस्ट इनकर्ड हुई है 3 की, फर्दर कॉस्ट हम कह रहे हैं अभी 30 की और इनकर्ड होगी। कह रहे हैं वर्कर जो वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ 10% कंप्लीट हुआ। कह रहे हैं वर्क जो है वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और अनसर्टेनिटी है आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि चेंजेस हुए हैं रेगुलेशंस के अंदर। लेकिन पीक्यू जो है वो सर्टेन है कि वो रिकवर कर पाएगा जो भी कॉस्ट अब तक इनकर करी है। सर देखो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं जहां पर आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं करके चल सकते तो वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए, है ना। वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिर्फ उतना होना चाहिए जिस एक्सटेंट तक कॉस्ट रिकवर्ड हो जाएगी, अगर कॉस्ट रिकवरेबल है, प्रोबेबिलिटी इज देयर। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होगी कितनी रिकॉग्नाइज करके चलोगे इस केस में? सर 3 लाख रुपए की कॉस्ट में इनकर कर चुका हूं, जो मुझे पता रिकवर हो जाएगी, तो 3 लाख ही मेरा रेवेन्यू जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज होके चलना चाहिए। तो एंटिटी को यहाँ पे 3 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कितनी? 3 लाख। अब इस सिनेरियो में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि आगे तो काम कर ही नहीं रहे। 3 लाख रुपए का खर्चा करा था, अब तक 3 लाख रुपए रेवेन्यू बनता था। सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के चलना था इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर 1। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स था 600 का, 6 लाख है बेसिकली। 390 की कॉस्ट इनकर करी, एस्टिमेटेड बोल रहे हैं 260 अभी और इनकर होगा। सर एक बार देखो सही, 390 में आप 260 ऐड करो, सर ये ना 650 बन रहा है। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा जा रही है? और जब ऐसा होता है आप जानते हैं कि आप जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्निशन करके चल लेते हैं। सर आप पहले साल की अगर मैं बात करके चलूं तो 390 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, तो इतना काम कंप्लीट हो गया। तो ये आता है 60%। अब 600 का अगर मैं 60% देखूं तो ये आ गया 360, तो 360 रुपए। और कॉस्ट कितनी है? 390। 360 और 390 का डिफरेंस जो है वो कितने का हुआ? 30 लाख। तो 30 30 हजार। तो 30 हजार तो बेसिकली हमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा करंट ईयर में, लेकिन हमारा लॉस टोटल कितने का होने वाला है? 50 का। तो बाकी जो लॉस है वो फोर्सिएबल एक्सपेक्टेड लॉस जो है आप प्रोविजन इमीडिएटली क्या कर देंगे? क्रिएट करके
चल पड़ेंगे। बोलो क्लियर होता है? यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर सेम चीज दिखा दी बेटा, ईयर 1 ईयर 2। सर अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में काउंट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। बस 2 मिनट देंगे बेटा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।